एक मुद्दे ने कितना नुकसान किया है कभी इसका अध्ययन कीजिएगा। खैर, मेरा फोकस देरी होने के कारण होने वाली मौतों पर है। उमेश रजक के साथ जो हुआ है उससे अगर अब नहीं सीखा गया तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। उमेश रजक बिहार सरकार के गृह विभाग में उप सचिव थे, मामूली अधिकारी नहीं थे, वरिष्ठ थे। तभी तो सरकार की तरफ से रांची हाई कोर्ट में हलफनामा देने गए। वहां से लौटते ही रजक की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने स्थानीय डॉक्टर से चेकअप कराया। इस तूफान में भी उस डॉक्टर को शक नहीं हुआ कि कोरोना हो सकता है। वो पैरासीटामोल से इलाज करता रहा। अचानक रजक की हीमोग्लोबिन में गिरावट आने लगी। इस दौरान 29 जून से 6 जुलाई बीत गया। इतना लंबा नुकसान हो गया। 7 जुलाई की सुबह उमेश रजक को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। यहां पर जांच के बाद कहा गया कि कोविड टेस्ट होगा और तब तक उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रहना होगा। मगर पर्ची पर वेटिंग लिस्ट नंबर लिखा था। उमेश रजक का नंबर 32 था। सुबह से शाम हो गई, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं हो सके, अस्पताल के बाहर पड़े रहे। उनकी तबीयत खराब होने लगी, दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। फिर शाम को उमेश रजक घर चले गए कि 8 जुलाई को आकर एडमिट होंगे। 8 जुलाई को घर पर ऑक्सीजन लेवल गिरकर 75 हो गया था। गृह विभाग के प्रमुख सचिव को फोन किया गया। उसके बाद 8 जुलाई की सुबह 9:30 बजे उमेश रजक को फिर से आईजीएमएस में ले जाया गया, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। 8 जुलाई की सुबह कोविड जांच के नमूने लिए गए और रिपोर्ट आती है 11 जुलाई की शाम 7 बजे। पहले बताया गया कि नेगेटिव हैं और तुरंत उन्हें आइसोलेशन से जनरल वार्ड में भेज दिया गया। फिर कहा गया कि पॉजिटिव हैं और फिर अस्पताल से ही बाहर कर दिया गया कि आप नालंदा मेडिकल कॉलेज लेकर जाइए, क्योंकि आईजीएमएस में सिर्फ आइसोलेशन वार्ड है, क्वारंटीन वार्ड नहीं है। फिर एक एम्बुलेंस आती है। उस एम्बुलेंस में कई मरीज बिठाए जाते हैं और यह एम्बुलेंस रवाना होती है नालंदा मेडिकल कॉलेज के लिए। एम्बुलेंस पहुंचने के 15-20 मिनट बाद जब परिवार के लोग पहुंचे तो एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी मिली। ड्राइवर ने बताया कि उसे डांट पड़ी है कि यह अस्पताल पटना के मरीजों के लिए नहीं है, वापस जाओ। ड्राइवर ने आईजीएमएस के अधिकारियों को फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला तो परिवार के कहने पर वो एम्बुलेंस लेकर पटना एम्स की तरफ भागा। आइसोलेशन में भर्ती होने के बाद जो है सिस्टर हमको बोली कि आप सीख लीजिए, ऑक्सीजन एलिमिनेट करना सीख लीजिए, आप ही को देना है। तो मैंने बोला कि मैं क्यों सीखूं, आप पीपी किट पहनी है, आप डालिए, मुझे नहीं आता है करने, आप सिस्टर क्यों बनी है। तो वो बोली आपको ये सब काम करना होगा, हम इंजेक्शन सिर्फ आगे लगा देंगे, इसमें गर्मी लगती है, आप उसको सीखिए और कीजिए। तो मैं जो है अपने से करने लगी, दवाई भी डालने लगी और जो है ऑक्सीजन एलिमिनेट भी करने लगी, दोनों हर हमेशा। उठने का ताकत नहीं था। कभी कभी उससे जो है गैस निकलने लगता था। हम परेशान हो जाते थे, क्या हो गया। मेरे हस्बैंड भी साथ देते थे, कैसे करो, इसको घुमाओ, ये नट घुमाओ, वो नट घुमाओ, तब जाकर के ऑक्सीजन मिलता था हमको। सैटरडे को 3 बार हम खाना खिलाए, खिचड़ी खाया, बहुत अच्छा से पानी पिए हैं, सब किए हैं। उसके बाद से जाके गड़बड़ा। कहानी लंबी है लेकिन ध्यान से सुनिए कि कहीं आपका कोई परिचित इस कहानी का, ऐसी कहानी का किरदार ना बन जाए। 7 जुलाई से 11 जुलाई तक उमेश रजक भर्ती नहीं हो सके। 3 दिनों में सैंपल का रिजल्ट आता है। उमेश रजक की हालत खराब होने लगी। आईजीएमएस अस्पताल से जाते हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज, दोनों पटना के 2 छोर पर हैं। वहां से वापस आते हैं एम्स, जो आईजीएमएस की तरफ ही है। रात के 10:30 बज जाते हैं। एम्स में भर्ती नहीं होती है। गृह विभाग में उप सचिव उमेश रजक फुटपाथ पर लेटे हुए हैं। गार्ड आते हैं और भगाने का प्रयास करते हैं। भगाने के लिए पुलिस बुला लेते हैं, मीडिया आती है, रिकॉर्डिंग करके चली जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 11 जुलाई की पूरी रात उमेश रजक ने ऐसे ही बिताई।
इनके बच्चे इधर से उधर भागते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, फोन करते रहे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दो, कम से कम भर्ती कर लो, मगर कुछ नहीं हुआ। सुबह हुई तो फोन लगाने लगे, क्योंकि रात में सबके नंबर बंद थे। डीएम के ऑफिस से गाड़ी आती है, अस्पताल में फोन जाता है, इसके बाद भी भर्ती नहीं होती है। सुबह के 8 से 10:30 बज जाते हैं। याद रखिएगा, उमेश रजक एम्स के बाहर 11 जुलाई की रात 10:30 बजे से पड़े थे। अब 12 जुलाई की सुबह हो चुकी है। 10:30 बजे के बाद उमेश रजक को भर्ती किया जाता है, लेकिन तब तक उनका ऑक्सीजन लेवल जो 8 जुलाई को 75 था, 45 हो चुका था। उमेश रजक के बेटे ने हमें उनसे 13 जुलाई को हुई आखिरी बातचीत का स्क्रीनशॉट भेजा है। घर वाले उनके लिए घर से खिचड़ी लाना चाहते थे, क्योंकि वो अस्पताल द्वारा दी गई रोटी खा नहीं पा रहे थे। अस्पताल ने परिवार को गलत बिस्तर का नंबर दिया। बेटा दोपहर में काफी समय तक मैसेज करता रहा कि पापा बताइए आप किस नंबर के बिस्तर पर हैं, किसी से बात करवाइए, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब आता भी है, मगर उमेश रजक ठीक से लिख नहीं पाते हैं। आप परिवार की लाचारी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस समय तक वे काफी बीमार हो चुके थे। ये सारी बातें हमें उनके बेटे सुमन भारती ने बताई है। पापा ने बताया कि 2 दिन से उन्हें खाना नहीं दिया गया है, मतलब 12 और 13 को उन्हें पूरा भूखा रखा गया था, खांसी भी हो रही थी और कोई इलाज नहीं चल रहा था, बस ऑक्सीजन पे रखा गया था। उसके बाद अचानक से 12 बजे करीब में हमें फ़ोन आया 14 तारीख की सुबह में कि आ जाइए कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए। फिर हम लोग यहाँ से 12:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे फॉर्म पे साइन लिया जाता है। फिर 2:30 बजे बोला जाता है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। तो ये जो लापरवाही और चूक हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी थी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, सारे चीज़ मैं जानता हूँ। ये IGMS और एम्स इसकी जिम्मेदारी ले और इस पे दोनों पे कार्रवाई हो, बस मैं यही चाहता हूँ और मेरी कोई डिमांड नहीं है। उमेश रजक 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई की दोपहर से पहले तक भर्ती नहीं हो सके। 14 जुलाई को बताया गया कि वो अब दुनिया में नहीं है। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। भरोसा ये है कि आप सभी थाली बजाने के लिए बालकनी में तो आ जाएंगे, लेकिन ऐसे सवालों का साथ कभी नहीं देंगे। इस देश में न जाने कितने ऐसे लोगों की जानें ऐसी लापरवाहियों और सरकारी क्रूरता के कारण गई होंगी, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये एक दर्शक के लिहाज से महा बोरिंग कहानी है। आप मुझे सुनते हुए यही सोच रहे होंगे कि आपके साथ नहीं होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, फलाना चिलाना ढिमकाना को जानते हैं। उमेश रजक भी बिहार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को जानते थे। 5 दिनों में अस्पताल में जगह नहीं पा